ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं तो आज का वीडियो देखिएगा। मेरे साथ हैं दिलखुश जी। दिलखुश जी इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रोग्रेस को जब भी आप नापते हैं तो कैसे नापते हैं? विकास को मापने का पैमाना होता है उसके लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। दिलखुश जी एक ड्राइवर थे और आज हज़ारों ड्राइवर की उम्मीद बने हुए हैं। एक नई रिवॉल्यूशन है बिहार में और एक नया स्टार्टअप जो हमेशा लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन एक गरीब का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ अंत होगा, इसका कोई पता नहीं। बाबूजी ड्राइवर थे तो ये समाज पहले ही तय कर चुके थे, जो बाप ड्राइवर है तो बेटा भी ड्राइवर ही बनेगा। पोस्ट बड़ा वायरल हुआ आपका, जिसमें वो आईफोन का जिक्र था कि एक बच्चा जो है वो बारिश में भीगते हुए नौकरी के लिए आता है और उसको सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया जाता है कि वो ये पहचान नहीं पाता इंटरव्यू में कि सामने ऑनर के हाथ में जो फ़ोन है वो किस कंपनी का है। वो फ़ोन आईफोन का होता है। नौकरी लगाना आज के डेट में आप अगर चाहिएगा ना आसपास के लोगों का, अगर आप सक्षम भी है तो आसपास के लोगों को बहुत कम लोग नौकरी लगाते हैं। ये फैक्ट है और कर भी सच। पूछा तो हम लोग देहाती स्टाइल में तो प्रणाम करना तो सबको सिखाया गया। आपको भी माँ बाप ये चीज़ सिखाए होंगे, हमको भी सिखाया गया था। हम भी जाके प्रणाम कर लिए। तो हमको ये पता नहीं था यहाँ हैंडशेक वाला कल्चर चलता है, नमस्ते वाला कल्चर चलता है। मतलब ये हाँ, एलिट क्लास हो गया। यहाँ का पैसे के प्रणाम कर रहे हैं तो संस्कार नहीं, आपका पिछड़ापन दिखाता गया। वहाँ से आर्यागो 2016 में स्टार्ट हुई और अंततः 2021 में आर्यागो एक उत्तरी बिहार का चर्चित ब्रांड बना ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। फिर भी मज़ा नहीं आ रहा था, फिर भी किक नहीं आ रहा था। नहीं कहते हैं मतलब आप एक बार कुआं में तैर रहे थे, कुआं में तैरने का आपको ये हो गया तो आप फिर मन करता है अब जाके तालाब में तैरे। जब तालाब में तैरना आप सीख लिए तो फिर मन करता नहीं और आसमान में खुले मतलब समुंदर में तैरना है। तो इस बार फिर एक बड़ा जोखिम लाइफ में उठाया और जिस कंपनी को ब्रांड बनाया 5 साल मेहनत करके उससे क्विट कर लिए, एग्जिट ले लिए और फिर शुरू होती है रोडवेज की जर्नी। जी का जो 100 एंटरप्रेन्योर्स वाला जो टॉक शो था उसमें आप भी थे, कैसा लगा, क्या बात हुआ वहाँ? देखिए जिस समय हम लोग स्टार्टअप किए थे ना, उस समय लोग पटना में भी स्टार्टअप का ठीक से ऐसा नहीं समझ पा रहा था। हमारे गांव का तो बात ही छोड़। ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं तो आज का वीडियो देखिएगा। हमारे साथ हैं दिलखुश जी। दिलखुश जी इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रोग्रेस को जब भी आप नापते हैं तो कैसे नापते हैं? विकास को मापने का पैमाना होता है उसके लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। दिलखुश जी एक ड्राइवर थे और आज हज़ारों ड्राइवर की उम्मीद बने हुए हैं। एक नई रिवॉल्यूशन है बिहार में और एक नया स्टार्टअप जो हमेशा लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता जा रहा है। दिलखुश जी सफ़र कैसे शुरुआत हुआ था, थोड़ा इस पे पहला चीज़। पहले तो आपको धन्यवाद, आप पटना आए और अपने प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को रख रहे हैं, इसके लिए आभार। एक हर आदमी का जर्नी कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन एक गरीब का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ अंत होगा, इसका कोई पता नहीं होता है। क्योंकि उसका जर्नी उसके अपने मन से स्टार्ट नहीं होता है, आसपास के लोग और समाज तय करते हैं जो उसका जर्नी कैसा होने वाला है। अगर हमारे बाबूजी ड्राइवर थे तो ये समाज पहले ही तय कर चुके थे, जो बाप ड्राइवर है तो बेटा भी ड्राइवर ही बनेगा। अफेक्ट भी वही हुआ। अब भले ही अब उस ड्राइवर बनने के बाद जो मेरा जर्नी था उसको हम अलग लेवल पे ले गए, ये मेरे अंदर की प्रतिभा थी, लेकिन हकीकत तो वही हुआ ना, जो समाज तय किया वही काम हमको करना पड़ा। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम एक इकलौता एंटरप्रेन्योर नहीं हैं जो स्ट्रगल किए हैं, स्ट्रगल करके आज आपके कैमरा के सामने बैठे हुए या आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे जैसे हज़ारों बिहार में हैं प्रतिभा जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक पोस्ट बड़ा वायरल हुआ आपका, जिसमें वो आईफोन का जिक्र था कि एक बच्चा जो है वो बारिश में भीगते हुए नौकरी के लिए आता है और उसको सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया जाता है कि वो ये पहचान नहीं पाता इंटरव्यू में कि सामने ऑनर के हाथ में जो फ़ोन है वो किस कंपनी का है। वो फ़ोन आईफोन का होता है। बाद में एक समय आता है जब वही बच्चा आगे बड़ा चल के होके एक आईफोन खरीदता है और वो होगा उबर या ओला बिहार से बाहर। बिहार में आर्यागो से नाम से एक नई टैक्सी की पूरी रेंज खड़ी कर देता है, एक पूरी कंपनी खड़ा कर देता है। तब चीज़ वो पोस्ट वायरल होता है। वो कहानी बारिश में भीगने वाला और वो फ़ोन वाला, जरा मार्मिक मतलब बताइएगा उसको। मैट्रिक 3rd डिवीज़न था तो आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहा, क्योंकि लगा जो नहीं हो सकता है कुछ आगे।
तो शादी बहुत जल्दी हो गया था, बताया मेरा, समझिए उसको एक तरह से बाल विवाह कह लीजिए। बहुत जल्दी शादी हो गया, इंटर का सेकंड डिवीज़न से पास किए थे और इसी साल शादी कर लिए। तो जिम्मेदारी आ गई सर पे। तो जिम्मेदारी आए तो बाबूजी कितना करते हैं, वो तो बस चलाते थे, डेली का उनका इनकम होता था, कोई मंथली वाला पैकेज नहीं होता था। मतलब कहिए तो उसको डेली का 150 रुपये कमा के लाना, उनका भर दिन का दिहाड़ी होता था 2009 सब में। तो हमको भी लगा कुछ करना चाहिए, तो क्या करें। तो नौकरी लगाना आज के डेट में आप अगर चाहिएगा ना, आसपास के लोगों का, अगर आप सक्षम भी है तो आसपास के लोगों को बहुत कम लोग नौकरी लगाते हैं, ये फैक्ट है और कर भी सच है। अगर आप काबिल हो गए हैं तो आप जिस मिट्टी से निकले हैं, जहाँ से आप काबिल हुए हैं, वहाँ के लोगों को भी आपको ही काबिल बनाना पड़ेगा। आप अगर आगे आपको राह मिल गया है तो अपने आसपास के लोगों को भी राह दिखाइए, लेकिन एग्जैक्ट ये होता नहीं है, कोई किसी को राह नहीं दिखाता है। फैक्ट मेरे साथ भी हुआ बहुत बार, बहुत लोगों को बाबूजी भी बोले जो मेरा एक बेटा है उसको कहीं लगवा दीजिए, कोई उस पर नोटिस नहीं किया या कोई हमको नहीं लगवाया। तो इसे सहरसा में जॉब मेला लगा हुआ था, उसमें हम भी जाके अपना जो डॉक्यूमेंट था वो सबमिट किए। तो बोला जो पटना आ जाइएगा और पटना में एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो नौकरी था वो यहाँ पे पटना में कोई सरकारी प्राइवेट स्कूल थी बड़ी, उसका एक चपरासी का पोस्ट था। तो जो भी बड़ी संस्था है ना, वो किसी के थ्रू हायरिंग करता है, डायरेक्ट नहीं रखता है। तो वो भी एक एजेंसी थी जिसके थ्रू हमको ज्वाइन करना था। उसके यहाँ गए तो गरीब तो थे ही, तो सबसे बड़ा अभिशाप लोगों का ये होता है गरीब होना। गरीब से बड़ा कोई अभिशाप ही नहीं है, गरीब से बड़ा असफलता कुछ है ही नहीं। अगर आप गरीब है मीन्स असफल है, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। गरीब रहिए ही मत, गरीब से निकलने की कोशिश करिए। तो हम लोग के पास एफर्ट नहीं था, नहीं, बहुत सारा बहाना भी था जो कहाँ से कर पाएंगे, ना ज़मीन है, ना खेत है, ना खलिहान है। फिर भी हम लोग यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए। तो मेरा जो शर्ट था ना वो माँ बक्सा से निकाली थी। अब लोग वही शर्ट होता था जो पर्व त्यौहार में पहनेंगे या कहीं बरतुहारी में जाएंगे तो वही कपड़ा पहन के जाएंगे, वही शर्ट निकाल के दी। तो मोड़ा मोचरा हुआ था। पटना आए तो इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, नाम पता पूछा। तो हम लोग देहाती स्टाइल में तो प्रणाम करना तो सबको सिखाया गया, आपको भी माँ बाप ये चीज़ सिखाए होंगे, हमको भी सिखाया गया था। हम भी जाके प्रणाम कर लिए। तो हमको ये पता नहीं था यहाँ हैंडशेक वाला कल्चर चलता है, नमस्ते वाला कल्चर चलता है। मतलब ये हाँ, एलिट क्लास हो गया यहाँ का। हाँ, प्रणाम कर रहे हैं तो संस्कार नहीं, आपका पिछड़ापन दिखाता है। हाँ, तो एक्चुअल में वही हुआ। उसके बाद वो लोग के माइंड में सेट हो चुका था जो जॉब इसको नहीं देंगे, ये तो मतलब पूरा देहाती है, गवार है। उसके बाद जो है सो एक सर थे, वो बोले जो फ़ोन को जानते हैं इसको, मतलब उस समय इतना एक छोटा सा था, आईफोन था उनके पास। तो हम लोग नहीं जानते थे आईफोन उस समय, कैसे जानेंगे हम लोग, वो औकात ही नहीं थी, ना हमारे आसपास के, ना हमारे परिचित भी, हमारे मतलब हमारे फैमिली में भी कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनके पास आईफोन हो, और आज भी नहीं है हमारे परिवार में। तो हम नहीं पहचाने, हम बोले नहीं सर नहीं जानते हैं। तो आज तक तो वो जॉब हमको नहीं मिला कभी, ना ही हमको किसी तरह का लेटर या कोई भी तरह का। बोला आपको बताएंगे। फिर हम वापस आ गए, थोड़ा सा मायूस हुए, दिल्ली चले गए। फिर जर्नी को, सफ़र को छोड़े नहीं, बीच में दिल्ली गए। वहाँ भी गए तो हमको ड्राइविंग करना ही पापा से सीख लिए थे। तो बोले यहाँ भी ड्राइविंग ही करेंगे, क्योंकि समझ गए थे जो ड्राइवरी जीवन में लिखा हुआ है तो माथा में सेट था ही, अंतिम वही है, ड्राइविंग करेंगे। तो दिल्ली में कोई गाड़ी नहीं देता था, क्योंकि हमको वहाँ का ट्रैफिक नहीं पता था, वहाँ का ट्रैफिक नियम क्या होता है, कैसे लेफ़्ट राइट यू टर्न वगैरह वगैरह, रूट नहीं पता था। तो लोग बोला पहले थोड़ा सा रूट का जानकारी ले लो, किसी के साथ घूमो, किसी के कौन घुमाएगा। घर में तो आसपास भाई बहन लोग तो हेल्प करता ही नहीं है, पढ़ाए लोग आपको कहाँ से हेल्प करेगा। और आशा भी करते हैं तो गलत है, आशा ही मत कीजिए ना। आपको जो कुछ भी करना होगा ना, आपको अपने दम पे करना होगा, ना ही समाज और ना ही सरकार के भरोसे। तो माइंड में ये चीज़ सेट था, हमको जो कुछ भी करना है, चाहे हमको जाके किसी वो खराब से खराब काम, लेटरिन बाथरूम साफ करने का भी काम करना पड़ेगा ना, तो अपने दम पे करेंगे, किसी से मांग के नहीं, किसी से रेफरेंस लेके नहीं। वहाँ गए, हमको लगा जब हम रिक्शा उठा लेते हैं, रिक्शा से तो कम से कम कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा सड़क का। तो 8-10 दिन 12 दिन चलाए, बीमार पड़ गए, फिर छोड़ दिए, फिर वापस आए, फिर पटना शिफ्ट हुए, फिर यहाँ ड्राइविंग का नौकरी शुरू किए। 3500 रुपया
सैलरी मिलता था, मारुति 800 चलाते थे, 1 साल काम करने के बाद वहाँ भी मन नहीं लगा। अब ये पागलपन कहिए या जो कुछ भी कहिए, मतलब एक तरह से होता है ना, लोग बार बार अगर अपना प्रोफेशन बदल रहा है ना तो तुरंत लोग कमेंट करने लगते हैं ये पागल है, अरे इसका टिकता ही नहीं है कहीं। हो सकता है हमको वहाँ किक नहीं मिल रहा हो, हम किसी और चीज़ को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें जिस दिन किक मिलेगा ना किसी काम में हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। किक नहीं मिला तो हम कितनों एफर्ट लगा लेंगे, हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वहाँ से फिर वो छोड़ दिए, फिर वास्तु विहार में चले गए, वहाँ इलेक्ट्रिशियन फायर का वर्क किए, 3 साल 4 साल काम किए, वहाँ भी मज़ा नहीं आया। तो थोड़ा सा स्किल हो गया था, लोगों के साथ बैठना उठना, यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट देखना समय, उसके बाद पढ़ना, सफल लोगों के बारे में पढ़ना, लोगों का स्ट्रगल पढ़ना, तब लगता था जो अरे यार बिना स्ट्रगल का तो इतिहास गवाह है, कोई सक्सेस हुआ ही नहीं है। जितना भी असाधारण काम हुआ है वो साधारण लोग ही किए हैं। तुमको लगा हम भी जब साधारण लोग ही हैं तो हम ये गरीबी का रोना क्यों रोए, हम भी प्रयास करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ पैसा कमा लिए थे, गाड़ी खरीदे, अब माइंड में सेट कर लिए नहीं अब हमको अपना धंधा स्टार्ट करना है। वापस सहरसा गए, वहाँ से आर्यागो 2016 में स्टार्ट हुई और अंततः 2021 में आर्यागो एक उत्तरी बिहार का चर्चित ब्रांड बना ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। फिर भी मज़ा नहीं आ रहा था, फिर भी किक नहीं आ रहा था। नहीं कहते हैं मतलब आप एक बार कुआं में तैर रहे थे, कुआं में तैरने का आपको ये हो गया तो आप फिर मन करता है अब जाके तालाब में तैरे। जब तालाब में तैरना आप सीख लिए तो फिर मन करता नहीं और आसमान में खुले मतलब समुंदर में तैरना है। तो इस बार फिर एक बड़ा जोखिम लाइफ में उठाया और जिस कंपनी को ब्रांड बनाया 5 साल मेहनत करके उससे क्विट कर लिए, एग्जिट ले लिए और फिर शुरू होती है रोडवेज की जर्नी। और टैगलाइन यूज होता है रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। रोडवेज की ऑफिस है ये, जहाँ लोग मिल करके और एक नया रिवॉल्यूशन, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो बहुत ही अलग है। इस पर चर्चा करेंगे। मोदी जी का जो 100 एंटरप्रेन्योर्स वाला जो टॉक शो था उसमें आप भी थे, कैसा लगा, क्या बात हुआ वहाँ? देखिए जिस समय हम लोग स्टार्टअप किए थे ना उस समय लोग पटना में भी स्टार्टअप का ठीक से ऐसा नहीं समझ पा रहा था, हमारे गांव का तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन उस समय में 2018 में जब मोदी जी एंटरप्रेन्योर लोगों से कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, तब ये कल्चर शुरू हुआ। नहीं मतलब अब जो है सो गवर्नमेंट भी चाहती है स्टार्टअप लोगों करे, तो तब फिर धीरे धीरे लोगों के मन में स्टार्टअप का आने लगा, लोग इसको समझने लगा, लोग इसको अडॉप्ट करने लगा। और अब आज के डेट में बिहार में जो है हमको लगता है हर महीना 2 से 3 नया स्टार्टअप चालू हो रहा है। जी आपका शादी हो गया था बाल स्थिति में, तो अमूमन ये मानते हैं लोग कि जब आपके पास पैसा हो जाता है और पत्नी होती है तब आदमी अक्सर जो है वो रास्ता बदल लेता है। माइक्रोमैक्स के साथ यही हुआ, अच्छी कंपनी चल रही थी, माइक्रोमैक्स का टैब वैब सब आने लगा, बीच में हो गया आसीन से शादी, सत्यानाश करा लिए माइक्रोमैक्स का, मार्केट से बाहर हो गई। आप लगातार बिजनेस में लगे रहे और लगातार जुनून रहा जो आपके फेसबुक पोस्ट से लगता है कि हमेशा एक नई रिवॉल्यूशन और एक मिशन पे आप रहते हैं। पत्नी जी के साथ झगड़ा नहीं होता? पत्नी नहीं कहती घुमाने ले चलो, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, दिन भर यहीं घुसे रहते हो? हम कभी उसको सेलिब्रिटी वाला फीलिंग नहीं आने दिए आज तक। उनको ये नहीं एहसास होने दिए जो हमारे पास पैसा हो गया है, हमारा नाम हो गया है, हम एक कंपनी के सीईओ हैं, ये फील अभी तक नहीं आने दिए। हमको लगता है जिस दिन ये फील आ जाएगा हो सकता है मेरे साथ हुई समस्या। घुमाने के लिए ताना अक्सर पत्नी मारती है कि अब टाइम नहीं देते हो परिवार को, हमारे साथ टाइम दो, थोड़ा घूमने चलो। तो हम तो हमेशा कहते हैं जो हमारे इस कान में अगर कोई आके गाली भी देगा तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे। पत्नी अगर ताने दे देगी तो हम अपना लक्ष्य से ध्यान को काहे भटका लें, बस ताना सुन लेंगे। ताना सुनना मेरे लिए अच्छा है, ना कि ध्यान को लक्ष्य से हटाना। मतलब कुल मिलाकर के आप भाभी जी का बड़ाई नहीं कीजिएगा, कुल मिला के ये बात साबित हो गया। ये है हम बिहारी लोगों का, भारतीय का हम ठेका नहीं लिए, बिहारी लोगों के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पे महिला को लोग थोड़ा जो है ना अलग नज़र से देखते हैं। जैसे पत्नी अगर समय आए तो हस्बैंड के लिए अपना कोई अगर मुसीबत आए तो अपना गहना जेबर बिहू तार के हाथ में दे देती है कि भरना लगा के काम कर लीजिए जी। उसको कोई लोग कभी उसके लिए वो लोग उसको दानी का उपाधि नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपके पॉकेट से कभी 5 रुपया निकाल ले, उस पर ढेर सारा मीम्स बना देते हैं। सुबह में आपको जगाने, बेड पर चाय देने से लेके शाम को अगर आप थके हारे घर पहुँचे तो रात को आपके पैर में सरसों तेल भी लगा देगी, ठंडा का समय होगा। उस सेवा को लोग याद नहीं करेंगे, लेकिन मीम्स जरूर बना देंगे। सब्जी के लिए झोला पकड़ा देती है, बड़ा काएँ करती है। मतलब इतना सारा मीम्स बना है पत्नी के ऊपर जितना संता बनता के ऊपर नहीं बना है। और हमारे साथ क्या है, हम इसलिए थोड़ा सा लकी थे जो चूँकि हमारा शादी भी
हमारे ही क्लास में हुआ, मतलब गरीब घर में ही हुआ, और हमारी पत्नी का बहुत बड़ा ख्वाहिश नहीं था, और वो पिछले 8 साल में मेरे साथ इतना स्ट्रगल की जो अब उनके मन में एक ही चीज़ रहता है, हम रहें बस सुरक्षित रहें, उसके अलावा उसको कोई आस नहीं है। क्योंकि वो देखता है मेरा पति जो है सो पागल की तरह कभी क्या डिसीजन ले लेता है। एक बार सब कुछ बसा दिए घर, फिर घर को उजाड़ के नया घर बसाने चल दिए, तो उनके मन में बस यही चीज़ होता है, जो ये जो काम कर रहे हैं वो जोखिम भरा काम है, कभी ऐसा डिप्रेस ना हो जाए। कि सुनते रहती है वो डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया, तो वो ये कर लिया, उसको फलाना गोली मार दिया, ठिकाना ये कर दिया, ये सब चीज़ भी देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो उनको यही रहता है जो हमको जिस चीज़ में अच्छा लगता है ना, उसी में वो सपोर्ट करती है। ऐसा भी परिस्थिति आया था आर्या को, जब हम खड़ा कर रहे थे, तो हमारे घर का, हमारे माँ, हमारे वाइफ लोग, इन लोगों को दूध और चूड़ा खा के 8 महीना 7 महीना बिताना पड़ा था। हम लोग एक मुकदमा में भी फंस गए थे। उस मुकदमा के समय का है, कोई पूछने वाला नहीं था उस समय, ना आसपास के लोग, ना रिश्तेदार, ना कोई नातेदार। उस समय देखे हमारी पत्नी एकदम खड़ी रही हमारे साथ स्टैंड में, मतलब हर चीज़ वो अपने हाथ में ले ली थी, और उसको जो दुख हो रहा था, उसको जो पीड़ा हो रहा था, वो नहीं साझा करती थी मेरे साथ। की आदत है, भले आपको सालों भर परेशान करे, कोई चीज़ के लिए ताना मारे, सामान ला दी, सामान ला, लेकिन जैसे ही लगेगा ना कि हस्बैंड का चेहरा उतरा हुआ है, तो वो तुरंत जो है वो पीछे आके खड़ी हो जाती है। उसमें हम बड़ी खुश नसीब हैं, और बाल बच्चा भी भगवान की तरफ से एक तरह से हम अपने बेटी को अपने लाइफ में लकी मानते हैं। क्योंकि जब वो आई इस दुनिया में, तब मुझे कुछ अलग करने का, माइंड में जोखिम उठाने का लगा। लोग सोचते हैं जब बेटी आती है तो ये माथा में टेंशन होता है, जो अब बेटी हो गई है, लोग कहते हैं ना समाज में, अब तो बेटी हो गया, अब तो कुछ काम धाम कर लो। तो बस वही चीज़ समझे, जब बेटी हुई तो मुझे भी लगा जो अरे अब तो 20 साल के बाद 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए अकाउंट में नहीं रहेगा, तो बेटी का शादी भी नहीं होगा। तो कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे, 10-20 साल बाद 10-20 लाख रुपए हो जाए अकाउंट में 20 साल बाद, जो बेटी का अच्छा से शादी कर लें। तो वहाँ से और ज़्यादा प्रेरणा मिलने लगा। हम आपको बताएं ना, हम अपने वाइफ को बोले हैं जो मेरे मृत्यु स्थल पे सिर्फ एक शब्द लिखवाना है, यू हैव अराइव्ड, तब तक मेरे लाइफ में ये चीज़ आएगा ही नहीं। हम दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, बहुत तरह का प्रतिक्रिया आएगा, आलोचना होगा, बहुत बार ऐसा होगा लोगों की अपेक्षा पे खरा नहीं उतरे तो लोग गाली भी दे रहा है, सब चीज़ों को सहना है। वैसे आप रातों रात कोई ये नहीं हो जाता, सक्सेस नहीं हो जाता, कई रात जगना पड़ता है, कांटे भरे राह पे चलना पड़ता है। ये सब कहावत ही नहीं है, हकीकत है। आपको तपस्या करना होगा, और बिना त्याग और बिना तपस्या का आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। बिहार है, यहाँ एक कल्चर है कि नौकरी करो तो सरकारी और खेती करो तरकारी। यहाँ एंटरप्रेनर्स हैं ही नहीं। वो लोग बिल्कुल गलत है जो कहते हैं कि बिहार के लोग पैदा होते हैं और अलग अलग स्टेट में कमाने चले जाते हैं। हम तो मानते हैं कि बिहार के सारे स्टेट को अमीर बनाने का ठेका बिहारियों के ऊपर है। बिहार के लोग अगर मुंबई जाते हैं तो मुंबई से क्या कमा के ले आते हैं? मुश्किल से दिवाली और छठ में, इसमें होली में आते हैं तो 4-5 सेट कपड़ा लाते हैं घर वालों के लिए, और 2-4-10 हज़ार रुपया लाते हैं। बाकी तो कमा के वहीं कमाते हैं, वहीं खर्च करते हैं, वहीं के लोगों का इनकम अर्न कराते हैं। तो हर एक जगहों पे ऐसा होता है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक इंटरप्रेनर बनना लोग पसंद नहीं करते हैं। जब एक बच्चा पढ़ लिख के चाहता है कि अपने लिए कुछ करे, तो गार्जियन कहते हैं नहीं करना है तो काम करो, नहीं सरकारी नौकरी हुआ तो तुम प्राइवेट सर्विस सही लेकिन नौकरी कर लो। यहाँ पे जब इंटरप्रेनर बनते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। आप जब परेशान होते हैं, बिजनेस में नुकसान होते हैं, तो उस स्थिति में आपको ज़रूरत होता है कि कम से कम घर के लोग सिंपैथी दें। यहाँ लोग उस समय में भी पिताजी ताना मारते हैं कि कह रहे थे नौकरी कर लेने के लिए, था कहाँ चल गया दुकान करने। आपको ये सब नहीं झेलना पड़ा। एक चीज़ तो फैक्ट है ना, बिहार के लोग प्रतिभावान होते हैं। सबसे ज़्यादा यूपीएससी बिहार के लोग compete करते हैं, बहुत कठिन परीक्षा। इंटरप्रेनर क्यों नहीं बना? हाँ, रीजन है उसका। हमारा जो अपना मानना है, हमारा जो अपना अवलोकन है, उसमें क्या है ना, जो बाहर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, वहाँ क्या है ना, जो आप एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आप क्या काम कर रहे हैं, आप कितनी बार असफल हुए हैं, आपको क्या सफलता मिली है, वो किसी दूसरे को नहीं पता होता है। लेकिन हमारे बिहार में क्या है ना, अगर आपके पड़ोसी एक बार असफल हो जाए तो आप जो है सो उसको पूरा डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा चीज़ है धंधा को यहाँ लोग उतना अच्छा नहीं मान रहा है। लोग समझता है धंधा में सिर्फ लॉस ही होता है। धंधा में लॉस ही नहीं, प्रॉफिट भी होता है। धंधा में जोखिम है तो कम जोखिम जितना है उतना फ़ायदा भी, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फ़ायदा। कल्चर क्या है ना, जो अगर कोई किराना दुकान खोल ले
आपके गांव में या आसपास हमारे यहाँ में। पे ताना मारते हैं, अगर कोई लड़का अगर ब्याह से पहले अगर धंधा करने लगे तो गार्जियन कहेंगे कि नौकरी करो, अगर बिजनेस करेगा ना तो ढंग का घर में मतलब ढंग के लड़की से शादी नहीं होगा तुम्हारा। ये स्ट्रगल है इंटरप्रेन्योरशिप में। कभी वो ऐसा कोई पल या कोई क्षण आया जब लगा होगा कि अब बहुत हो रहा है, मतलब अंदर से अब बर्दाश्त की सीमा अब खत्म हो रही है, कभी लगा ऐसा कि दिलखुश अब हार रहा है, ऐसा कोई क्षण आया? स्टार्टिंग में 3-4 साल ही लगा था बहुत बार, वो भी समाज सोसाइटी के कारण ही। उसका ताना, एक तो काम का प्रॉब्लम रहता था, मार्केट का प्रॉब्लम है, टेंशन है, गाड़ी ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे, कस्टमर को कैसे अच्छा सर्विस देंगे, टीम कैसे बिल्ड करेंगे। इसके अलावे नेसेसरी में समाज का प्रॉब्लम आता था। चौराहा पे, चौक पे अगर आपकी एक कमी होती थी तो 1000 कमी गिनाई जाती थी। तो कई बार ऐसा लगता था, एक आध बार मन में आया जो अब नहीं चल पाएगा, अब सुसाइड कर लेंगे या अब हार मान लेंगे। मतलब बहुत बार ऐसा परिस्थिति बना 3-4 बार। लेकिन फिर याद आ जाता था शादी हो गया है, बाल बच्चा है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाबूजी हैं, तो फिर अब तो इतना मजबूत हो गया है ना, जो अभी जोखिम उठाए हैं इसके लिए भी बड़ा गुद्दा चाहिए। अब तो इतना मतलब अंदर से मजबूत हो गए जो अब समस्या सामने में खड़ा रहेगा, जो हम तुमको निगलने के लिए आया, हम सीना ठोक के वहाँ बोलेंगे ठीक है आके निगल लो। अगर हम बड़े होंगे तो तुम्हारे मुंह में नहीं अटेंगे, तुम बड़ा हो। लगातार सीखते चले। बिल्कुल। तो जब आपके पास अनुभव होगा ना तो समस्याएं पराजित होने लगती। हम कल परसों भी एक क्योट लिखे थे अपने सोशल मीडिया पे, जो समस्या केवल आपके दृढ़ संकल्प से पराजित हो सकता है, किसी के सामने आंसू बहाने से नहीं। आप किसी के सामने आंसू बहा के अपनी समस्या को बड़ा बना रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा आपके अंदर जो समस्या है उनको सिर्फ वही लोगों के साथ शेयर करें जो आपकी भावनाओं को समझे और जो उसका सॉल्यूशन निकाल के दे, बल्कि ना कि ऐसे लोगों को जो आपके समस्याओं को सुन के 50 जगह प्रचारित भी करे और आपको ये रिप्लाई दे जो नहीं होने वाला था तो क्यों किया, हम तो पहला दिन से ही बोल रहे थे जो तुमसे नहीं होने वाला है छोड़ दो। आजकल माँ बाप भी ये चीज़ बोलते हैं बच्चा को, जाओ नौकरी कर लो, तुमसे नहीं होने वाला है। रोडवेज को थोड़ा जरा संक्षेप में बताइए कि रोडवेज बिहार में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक नया रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट है आपका, कैसे ये तैयार हुआ, मतलब इसका कंसेप्ट क्या है बेसिक? रोडवेज एक रिवॉल्यूशन है, पूरे टैक्सी उद्योग को ये बदल के रख देगी। क्योंकि ये रोडवेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है, ये पैन बिहार में या पैन इंडिया में जितना भी खाली टैक्सी सड़क पे चल रही है उसका तेल वेस्ट जा रहा है, उसका ड्राइवर का मेहनत वेस्ट जा रहा है, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट वेस्ट जा रहा है, उसको ढूंढ के और ज़रूरतमंद लोगों को वो बेचेगी। अगर आप अभी मुजफ्फरपुर से पटना आएंगे मार्केट का टैक्सी करके तो आपको 2500-2600 रुपये पे करना होगा। और रोडवेज क्या है ना, जो इसका 3 प्रोडक्ट है, कारपूल, टैक्सी पूल और वन वे टैक्सी। वन वे टैक्सी अगर आप बुक किए, अगर वन वे टैक्सी की कनेक्टिविटी मैच हो गई तो आप वही काम 1500 में कर लेंगे, 1000 रुपये आपका बच गया। गाड़ी वाले जिसको आना था उसको 1500 रुपया फ्री में मिल गया, उसको एडिशनल मुनाफा हो गया। और जिस कस्टमर को आना था जो 2500 रुपये चार्ज देते दूसरे को, वो 1500 में आ गया। इसका टैक्सी पूल और कारपूल है वो ऑफर में चलता है, उसमें मान के चलिए आज हमारी 10 गाड़ी मुजफ्फरपुर जा रही है, 5 के लिए आने के लिए पैसेंजर है, 5 गाड़ी मेरी खाली लौटने वाली है, तो हम लोग उस कंडीशन में खाली क्यों बुलाएंगे? 500 रुपये का ही ऑफ़र निकाल देंगे, 800 रुपये का ही ऑफ़र निकाल देंगे, 1000 रुपये का ही ऑफ़र निकाल देते हैं और लोग उसको यूज करते हैं। आने वाले समय में लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40% तक नीचे चला जाएगा। यही रिवॉल्यूशन करने के लिए रोडवेज आई है। ड्राइवर जो जुड़ना चाहते हैं आपसे, टैक्सी मालिक जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई कस्टमर जिसको ट्रैवल करना है उसको रोडवेज तक पहुंचना है ताकि सस्ता ट्रैवल उसके लिए पॉसिबल हो, कैसे जुड़ेगा आपसे? रोडवेज का मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करेंगे। जो एज ए यूज़र रहेंगे वो डालेंगे मुझे मुजफ्फरपुर से पटना 4 बजे शाम में जाना है, 3 घंटा पहले शेड्यूल करना होता है। हमारा एल्गोरिथम कनेक्टिविटी चेक करेगा, कनेक्टिविटी मैच हुआ, राइड कंफर्म हो जाता है, फिर जो गाड़ी उस रूट पे आने वाली रहती है उस गाड़ी के साथ उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। गाड़ी वाले को भी फ़ायदा हो जाता है और कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाता है। गाड़ी वाले का जुड़ने का तरीका, वो भी वही मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वही लेफ्ट साइड में एक मेन्यू में ऑप्शन है ऐड ड्राइवर का, ऐड ड्राइवर में जाएंगे, वो अपना सारा डॉक्यूमेंट डालेंगे, यहाँ से KYC वेरीफाई होगा, आपका KYC किया जाएगा। आपका वेरीफाई होने के बाद आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जिस तरह कस्टमर ऑफ़र करते हैं जो मुझे मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, उसी तरह वो डालेंगे मुजफ्फरपुर से मुझे भी पटना जाना है, दोनों को मैच करा देंगे। इसमें हम लोग कुछ अलग लेवल का कर रहे हैं, वो हमारे कंपनी का थोड़ा सा इंटरनल भी है जो जिसको हम लोग ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कस्टमर और यूज़र के लिए यही प्रोसेस है बुक करने का। जी, बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत नए लड़के देख रहे होंगे जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं
और उनको लगता है कि शुरुआत में कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा जाए, कैसे फंडिंग की व्यवस्था हो जाए, सरकार के कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे फ़ायदा ले सकते हैं, और साथ में सरकार को एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और धरातल पर कितना काम करना है, संक्षेप में थोड़ा उसे प्रकाश डालें। सरकार के हिसाब से सरकार का जो स्टार्टअप बिहार वाला स्कीम है, ये युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी के पास आइडिया है तो वहाँ देंगे, आइडिया अगर उनका वैलिडेट हो जाता है या आइडिया उनका अच्छा लगता है, यूनिक रहता है, तो गवर्नमेंट भी 10 लाख रुपये फंड देती है। और वैसे जिसके मन में कोई बिजनेस प्लान है तो वो सिर्फ ये माइंड में नहीं सोचे जो पैसा कहाँ से आएगा। आप पहले उसको ग्राउंड जीरो पे काम करके अकेले 2 लोगों का टीम लेके 3 लोगों का टीम लेके आप अकेले उसको इम्प्लीमेंट करके उसको वैलिडेट कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे फंड आएगा। पता है 2016 में हम आर्या बनाए थे, 2020 में हम निवेश लाए, वो भी छोटा छोटा निवेश 10-10 लाख रुपए का, कोई बड़ा निवेश नहीं। तो 4 साल बिना इन्वेस्टमेंट का काम किए। तो ये मेरे अंदर पेशेंस था, हमको लगता था नहीं आज नहीं कल हम कर लेंगे। तो वैसे ही किसी भी आदमी को ये माइंड में नहीं सोचना चाहिए जो पहला हम काम तब ये करेंगे जब मेरे पास निवेश आएगा। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाए ना, हर चीज़ पैसा से नहीं। आप खुद से विज्ञापन कीजिए, खुद से मार्केट में, सोशल मीडिया फ्री प्लेटफॉर्म है, आप उस पर डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग गाली ना देगा जो झूठों का ये ऐड डालता है, ये डालता है। लोग काम है लोगों को गाली देना, आप अपना काम कीजिए। आपके ब्रांड को लोग जान रहा है ना, लोग जानने लगा ना, बस आप विज्ञापन कीजिए, सोशल मीडिया पे आके कीजिए। पहले आप अपना एफर्ट लगाइए। जब आपका एफर्ट लग जाएगा ना और आपका आइडिया वैलिडेट हो जाएगा तो बहुत सारा कैपिटल का सोर्स है, बहुत सारा फंडिंग एजेंसी है जो आपके लिए फंड खोज देगी। लेकिन फंड तब खोजेगी ना जब आपका आइडिया वैलिडेट होगा, कुछ उसमें यूनिकनेस होगा, कुछ बेहतर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिन लोगों को कहीं बाहर जाने में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह जाने में अगर कहीं 4,000 लगता था तो उनका हम 2,500 पे कॉस्ट ला दिए। हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व किए, उनके बजट को 40% नीचे कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो आदमी को चलना एक साइड होता था लेकिन गाड़ी वाले को दोनों साइड का पैसा देना होता था। तो वहाँ यहाँ ये कर दिए जो आपको 40% कम कर दिए। उसी तरह अगर आप किसी कस्टमर का प्रॉब्लम को या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आते तो बाजार आपको हाथों हाथ ले लेगा। ये मायने ये रखता है जो आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कितने % लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम है, आप लोगों तक कैसे रीच करेंगे। ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है जो आप सिर्फ एंटरप्रेन्योर लिख दिए तो एंटरप्रेन्योर हो गए। पहले आपको R&D करना होगा मार्केट में। आप क्या बनाने जा रहे हैं, क्या बेचने जा रहे हैं, कितना % कस्टमर है, कितना मार्केट में हम बीट कर सकते हैं, कितने कस्टमर को हम एक्वायर कर सकते हैं, क्या मार्केट का रिस्पॉन्स रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है ना जो जब आप सोच के जाएंगे ना, एक्चुअली मार्केट वैसा नहीं होता है। जब आप काम करने के लिए उतरेंगे ना तब पता चलेगा आपका मार्केट कैसा है, एक्चुअल में ये मार्केट क्या है। जी हाँ, ये होता है। आप कई बार सोच के, कई लोग होते हैं जो सिर्फ कागज़ पे कलम इंटरप्रेन्योर्स की तरह बनाते हैं और जब मार्केट में उतरते हैं तो एक जोरदार तमाचा लगता है और आप बिल्कुल धम से ज़मीन पे गिरते हैं और आपका सारा जो शुरुआत का जो प्रोग्रामिंग होता है वो धराशायी हो जाता है और आपको लगता है कि अब जब मार्केट में आप कूदे हैं तो अब नई चीज़ें आप जो है वो सीख रहे हैं। आप दिलखुश जी को सुन रहे थे। दिलखुश जी बिल्कुल ग्राउंड स्टेट से बताए कि कैसे रिक्शा चलाने से लेकर के और यहाँ टैक्सी की कंपनी खड़ी करने तक का कंसेप्ट इन्होंने लाया है और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर जुड़े होंगे तो आपको लगेगा कि ये हमेशा एक अच्छे इंटरप्रेन्योर की तरह हमेशा चाहते हैं कि लोग इनके साथ जो है वो जुड़े, इंटरप्रेन्योर्स बने, आपस में अपना कुछ खड़ा करें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रहती है। बड़ी अभी भी ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं दिलखुश जी। कई बार ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा सक्सेस होते हैं ना तो उसमें अहम की भावना पैसा से ज़्यादा आने लगता है। उसके बाद वो मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं पहले क्या था, अब जो मैं ये खरीद लिया, अब मैं ऐसा हो गया, मेरा लग्जरीज लाइफ यहाँ है, मैं छुट्टियाँ यहाँ बिता रहा हूँ। दिलखुश जी की हर एक पोस्ट में सिर्फ ये लगता है कि इनके अंदर एक आग है, एक लावा है कि हमको खुद अच्छा करना है और बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ मोटिवेट करना है कि कुछ इंटरप्रेन्योर बनो। ग्राउंड टू अर्थ कैसे रहते, कोई फार्मूला, हनुमान चालीसा या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ देखिए, कुछ ज़रूरतें की चीज़ होती है जैसे कार या मोबाइल, ये सब के बिना काम नहीं कर सकते हैं, तो ये तो ज़रूरत का चीज़ आ गया। बाकी जो अननेसेसरी है वो हम नहीं करते हैं। जैसे आज भी घर में सारे लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, हम नीचे में बैठ के खाते हैं क्योंकि उससे अच्छा लगता है। मुझे मेरा औकात पता है, मुझे पता है हम कहाँ से उठे हैं। तो जिस दिन हमारे अंदर सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ जाएगा ना तो फिर क्या फ़र्क रहा। हम जिस दिन दूसरे का काम नहीं आए उस दिन क्या फ़ायदा हुआ मुझे बन के। मुझे उस दिन खुशी मिलेगा जिस दिन लगेगा जो हमको देख के 10, 20, 25 बच्चा प्रयास करके कुछ अच्छा कर लिया। तो वो हमको देख के प्रयास तब करेगा जब हमसे कनेक्ट रहेगा।
हमसे कनेक्ट, हम सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं और समय निकाल के हम जवाब भी देने की कोशिश करते हैं लोगों से, ताकि लोगों को ये लगे नहीं मेरे बीच का है, हमारे साथ कनेक्ट है, हम कुछ उससे सीखे। बहुत सारे लोगों से समय निकाल के रात को बात भी करते हैं, चाहे वो 2 बजे रात में बात करें, बोलते हैं भाई हमसे बात करना है तो रात में जगना पड़ेगा तब ये संभव है। तो बहुत सारा आदमी ऐसे भी हैं जो जगते हैं, जो भाई फ़ोन करेंगे तो बात करेंगे। तो हमको ये लगता है जो अगर हम जिस हिसाब से गरीबी से उठे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसा बच्चा होगा जिसके अंदर सपना होगा कुछ करने का, लेकिन उसको उसके सपना को साकार करने के लिए उसको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मेरा मानना है जो हर आदमी के अंदर एक गुण होना चाहिए और एक गुरु होना चाहिए। तो गुण तो हर आदमी के अंदर है, कुछ ना कुछ गुण है, उसको उस गुण को निखारने के लिए एक गुरु होना चाहिए। जिस दिन हम 4 लोगों का गुरु बन गए ना और उसके गुण को निखार दिया ना, मेरा जीवन उसी दिन सफल हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और एक मूल मंत्र भी है कि आपको अगर कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो लिव सिंपल एंड थिंक हाई, ये हमेशा होना चाहिए। आप दिलखुश जी को सुन रहे थे, मैं नीरज कुमार मुजफ्फरपुर नाव से, और कैमरे के पीछे चंदन मामा है हनुमान जी के तरह ऊपर बैठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।